साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए साथियों, देखिए थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ये इस सिद्धांत के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। साथियों, ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके एक पुस्तक आई और पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस ये पुस्तक आई उनकी 1898 में। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सिद्धांत का क्या क्या प्रतिपादन किया। लेकिन एक पुस्तक हो रही एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये जो पुस्तक आई थी, ये आई थी 1913 में। इस पुस्तक में इस सिद्धांत का जो उल्लेख है अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है। तो साथियों, जो थॉर्नडाइक थे वो संबंधवाद रूपी विचारधारा के प्रतिपादक थे, यानी कि उनकी विचारधारा थी संबंधवाद। इस विचारधारा के प्रतिपादक थे कौन, थॉर्नडाइक। संबंधवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो उद्दीपक जो होता है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है। और उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध को ही इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से संबोधित किया। साथियों, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों में यदि हम बात करें तो वुडवर्थ पावलोव, यानी कि वुडवर्थ पावलोव हैं, साथ ही वाटसन हैं। और वाटसन तो पक्के व्यवहारवादी थे ही। वाटसन, गुथरी, टॉलमैन और हल, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे इसके क्या हैं, समर्थक थे। साथियों, इनका मानना था कि प्रत्येक क्रिया के पीछे एक उद्दीपक होता है, यानी कोई भी क्रिया जो होती है उस क्रिया के पीछे क्या होता है, एक उद्दीपक होता है और उसी उद्दीपक का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और उसी के अनुसार जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। इन तीन शब्दों को आप समझिएगा। देखिए, ये मानते हैं कि प्रत्येक कार्य जो भी है या प्रत्येक क्रिया जो भी है, उस क्रिया के पीछे एक उद्दीपक होता है और उस उद्दीपक का प्रभाव ही व्यक्ति पर पड़ता है और उसी के अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित होते हैं, यानी कि जो उद्दीपक हैं ये किससे संबंधित होते हैं, ये अनुक्रिया से संबंधित होते हैं। जो थॉर्नडाइक थे उनका मानना था कि किसी भी कार्य की जो क्रिया है या किसी भी कार्य करने के लिए एक उद्दीपक होता है, ठीक है। तो उद्दीपक के कारण क्या होती है, अनुक्रिया होती है, यानी उद्दीपक जो है इसके कारण ही क्या होती है, अनुक्रिया होती है। तो इस प्रकार एक जो उद्दीपक है ये वाला, ये उद्दीपक व्यक्ति पर क्या डालता है, प्राणी पर प्रभाव डालता है और जिसके परिणाम स्वरूप वो अनुक्रिया करता है। यानी कि उद्दीपक जो है, देखो अनुक्रिया के पीछे एक उद्दीपक होता है, उद्दीपक का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उसके अनुसार वो क्रिया करता है और इस उद्दीपक का जो प्रभाव प्राणी पर होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है। यानी इसी के अनुसार वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक अनुक्रिया से संबंधित होता है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया जो है वो क्या हो गई, आपस में संबंधित हो जाती है। देखो, जो अनुक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर, रेस्पॉन्सेस। उद्दीपक को एस कहते हैं, स्टिमुलस, ठीक है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, एस आर थ्योरी भी कहा जाता है, एस आर बॉन्ड थ्योरी, एस आर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। किसको, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत को। तो साथियों, ये जो संबंधवाद है इस पर विशेष ध्यान जोर दिया थॉर्नडाइक ने
और संबंधवाद के बारे में उन्होंने कहा था थॉर्नडाइक ने कि भाई अधिगम जो होता है वो स्नायु मंडल में परिस्थितियों और अनुक्रिया के मध्य संयोग संबंधों के बनने और सबलित होने की बात होती है। अब जो थॉर्नडाइक का जो एसआर बॉन्ड है, ये सिद्धांत जो है, ये वाला जो सिद्धांत है, ये वाला, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। देखो 3 बात कौन कौन सी होती हैं? 3 बातों में एक होती है अनुक्रिया, एक तो क्या होती है अनुक्रिया, और एक होता है उद्दीपक। एक तो होती है क्या उद्दीपक, एक होती है अनुक्रिया, और एक हम कह सकते हैं कि भाई उद्दीपक और अनुक्रिया इनका अनुबंध हो जाता है। ठीक है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध। तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने एक संबंध बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया का क्या होता है, आपस में संबंध होता है। साथियों ध्यान से समझना, सिद्धांत में थोड़ा सा पेच ऐसा लगता है आपको कि क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी व्यक्ति है जब वो क्रिया करता है तो उस क्रिया के पीछे क्या होता है, कोई उद्दीपक, ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, और उसी का प्रभाव व्यक्ति पर या प्राणी पर पड़ता है, उसी के अनुसार वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपक में और अनुक्रिया में क्या हो जाता है, आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। साथियों थॉर्नडाइक ने इस बात की पुष्टि के लिए कुछ प्रयोग किए। तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने कई प्रकार से प्रयोग किए, और वो जो प्रयोग थे उन्होंने, उनके प्रयोगों के बारे में यदि हम बात करें तो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने, उनके 2 प्रयोग मुख्य हैं, और वो 2 प्रयोग कौन से हैं? देखिए थॉर्नडाइक के जो 2 प्रयोग हैं, यानी कि अपने इस विचार की पुष्टि के लिए उन 2 प्रयोग, एक प्रयोग है उनका उलझन बॉक्स का प्रयोग, उलझन बॉक्स का प्रयोग। साथियों इसको समझिएगा। और दूसरा है उनका भूल भुलैया का प्रयोग। पहले हम उलझन बॉक्स का प्रयोग समझ लेते हैं कि उलझन बॉक्स जो है, उस उलझन बॉक्स का उसने कैसे प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली ली। उन्होंने क्या ली, एक भूखी बिल्ली। थॉर्नडाइक ने ले ली साहब एक भूखी बिल्ली, ठीक है, इधर समझते हैं हम इसको। देखो थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली ले ली, और जो भूखी बिल्ली थी उस भूखी बिल्ली को एक मंजूषा में बंद कर दिया, यानी कि एक पजल बॉक्स जो है वो उसको उसमें बंद कर दिया। और इस पजल बॉक्स से, इस बॉक्स से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, यानी जो बिल्ली थी वो केवल एक रास्ते से बाहर निकल सकती थी। और दरवाजे के साथ उसने एक लीवर लगा दिया। जो दरवाजा था उस बॉक्स का, उस बॉक्स के दरवाजे के पास में क्या लगा दिया, एक लीवर लगा दिया, और उसी लीवर को दबाने से दरवाजा खुलता था। अब उस बॉक्स के बाहर एक तस्तरी में एक मछली का टुकड़ा रख दिया। अब आपको पता मछली का टुकड़ा, बिल्ली मछली के टुकड़े को देखेगी, तो बिल्ली ने उस मंजूषा का दरवाजा खोलने का अनेक बार प्रयत्न किया कि भाई बिल्ली को, वो भूखी बिल्ली थी, उसको उस मंजूषा के बाहर, उस बॉक्स के बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया उसने। तो उस बिल्ली को वो मछली का टुकड़ा खाना था, उसको भूख लग रही थी। तो वो क्या करती है कि जो बिल्ली है उस मंजूषा का दरवाज़ा खोलने के लिए अनेक बार प्रयत्न करती है, बार बार, कभी उछलती है, कूदती है। तो अचानक से क्या होता है कि मंजूषा जो थी, जो लीवर उसमें लगा हुआ था, उस लीवर को वो दब जाता है, अंत में पंजा उसका उस लीवर पर पड़ जाता है। और जैसे ही लीवर पर पंजा पड़ा तो वो जो दरवाज़ा है उस बॉक्स का वो खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बिल्ली बाहर निकल आई और उसने मछली को खा लिया, जिससे उसे संतोष की प्राप्ति हुई। तो जब भूखी बिल्ली को दोबारा मंजूषा में बंद किया, इन दोबारा बॉक्स में बंद किया, तो वह पहले से कम समय में मंजूषा से बाहर आकर मछली खा लेती है। तो यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया गया, पर हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने में शीघ्रता दिखाई, और अंत तक एक ऐसा समय आ गया कि जो बिल्ली थी वो बिना भूल किए ही संदूक से बाहर निकल गई, और उसने उस मछली के जो टुकड़ा था उस मछली को खा लिया। साथियों प्रयोग समझो, एक उलझन बॉक्स, उलझन बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये प्रयोग हैं थॉर्नडाइक के जो उन्होंने किए।
अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया, उलझन बॉक्स जिसको कहते हैं। उलझन बॉक्स का मतलब उसमें थोड़ा उलझने हो, ठीक है। तो उसमें बंद कर दिया, बंद करके उसमें एक लीवर लगा दिया दरवाजे के पास। लीवर को दबाने से वो दरवाजा खुल जाता है उसका। उसने बिल्ली के सामने बाहर एक वो रख दिया मछली का टुकड़ा। बिल्ली भूखी थी, उसको खाने के लिए उस बॉक्स में बार बार उछलती कूदती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में क्या हुआ कि उस बिल्ली का जो पैर था वो अचानक से उस बॉक्स में जो लीवर लगा हुआ था उस पर पड़ गया। उस पर जैसे ही पड़ा तो वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया तो बिल्ली मछली को खा गई। थॉर्नडाइक ने क्या किया, फिर बिल्ली को बंद किया। अब की बार बिल्ली ने कम प्रयास में, ठीक है, उसने क्या किया, थोड़े कम प्रयास में दरवाजा खोल लिया और मछली को खा गई। फिर बिल्ली को बंद किया, ऐसे ही फिर उसने और कम समय में दरवाजा खोल लिया। तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट में ऐसा समय आ गया है कि ये प्रयोग बिल्ली पर इतनी बार दोहराया गया कि हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने में शीघ्रता दिखाई, और अंततः एक ऐसा समय आ गया कि भाई बिल्ली बिना भूल किए ही संदूक से बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये था उलझन बॉक्स का प्रयोग। अब इससे क्या हुआ, बिल्ली को संतोष की प्राप्ति हुई, बिल्ली ने मछली खा ली, ठीक है। एक तो ये प्रयोग किया उन्होंने अपने सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए। दूसरा प्रयोग उन्होंने एक किया भूल भुलैया का। भूल भुलैया, और देखिए भूल भुलैया प्रयोग क्या था। थॉर्नडाइक ने जो दूसरा प्रयोग किया वो चूहों पर किया। वो किस पर किया, चूहों पर। आप ध्यान रखना, देखो प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस प्राणी का प्रयोग किया। तो एक तो बिल्ली का और एक चूहे, इन दोनों पर प्रयोग किया उसने। तो चूहों पर प्रयोग किया उसने, और चूहों का क्या किया कि भूखे चूहे को भूल भुलैया के प्रवेश द्वार से अंदर कर दिया जाता था, और कहीं पर भूल भुलैया के बीच पनीर रख दिया जाता था। चूहे को क्या किया उसने, अब भूल भुलैया आप जानते हो ऐसे होते हैं, भूल भुलैया के रास्ते ऐसे उल्टे सीधे घूमकर भूल भुलैया ऐसी इस प्रकार से होती है। यानी कि तो उसने क्या किया, भूल भुलैया के रास्ते पर उसको किसको रख दिया, चूहे को छोड़ दिया, और वहां बीच में एक पनीर का टुकड़ा रख दिया जाता था। पहली बार जो चूहा था वो काफी समय तक जो था वो आधे आधे जो रास्ते थे वहां तक भटकता रहा। अंत में संयोगवश वो एक रास्ता उसको मिल गया और वो उस निश्चित स्थान तक पहुंच गया जहां उस पर पनीर था। इस पर कई बार की गई क्रियाओं के फलस्वरूप बाद वाली क्रियाओं में समय कम लगता है। यानी चूहा धीरे धीरे उन अंधे रास्तों में भटककर अंत में सही रास्ता अपनाना सीख गया। उसे भूल भुलैया के द्वार पर छोड़ने पर वह सही रास्ता अपनाकर तुरंत निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर पनीर खा गया। तो यानी कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, इस पर थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर या चूहों पर करने का मतलब यह था कि बिल्ली या चूहे को सिखा रहा था, नहीं, वो अपने प्रयोग की, अपने सिद्धांत की पुष्टि कर रहा था, ठीक है। इसी प्रयोगों से उसने वो सिद्धांत दिया था। तो उसने क्या किया, चूहे थे उनको किस पर रख दिया था, चूहों को जो था एक भूल भुलैया जो थी वहां छोड़ दिया, उसमें पनीर रख दिया। अब चूहा पहली बार जब उस पनीर तक गया, रास्तों भटक भटक कर उसको ज़्यादा समय लगा। दूसरी बार गया फिर उसको और कम समय लगा। तीसरी बार गया तो और कम समय, ऐसे ये क्रिया दोहराई गई, और दोहराते दोहराते एक समय ऐसा आया कि जो चूहा था उसको सही रास्ता मालूम हो गया। कि सही रास्ता मालूम होने का मतलब चूहा सीख गया, चूहा अधिगम, उसका अधिगम हो गया, वो सीख गया। तो ये है भूल भुलैया प्रयोग। साथियों, अब इन प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने के निम्नलिखित सोपान बताए। जो थॉर्नडाइक थे, जब उन्होंने ये प्रयोग कर लिए तो उसके बाद इन प्रयोगों के आधार पर प्रयास एवं त्रुटि, यानी पहले प्रयास करता है, उससे गलती होती है, फिर प्रयास करता है, फिर गलती होती है, धीरे धीरे वो गलती जो होती है वो उसकी समाप्त हो जाती है, वो गलती होना बंद हो जाती है। तो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के जो है वो निम्नलिखित सोपान है, इसके कुछ सोपान बताए हैं, यानी किसके सोपान हैं, यानी कुछ चरण हैं, किसके, प्रयास एवं त्रुटि के। चलिए हम लिख देते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सोपान। प्रयास एवं त्रुटि, ये जो सिद्धांत है उसका इस नाम से भी जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक का ये वाला सिद्धांत है ना,
उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, इसी नाम से जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसके कुछ सोपान हैं, इसके कुछ सोपान यानी कुछ चरण हैं, यानी कि अधिगम जो होता है इनके माध्यम से वो कुछ चरणों में होता है। तो इसका पहला चरण है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। नंबर 1, किसकी आवश्यकता होती है किसी कार्य को करने के लिए? अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा यह है कि किसी कार्य को तभी किया जाता है जब उसका स्पष्ट लक्ष्य हो, यानी स्पष्ट क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बिल्ली का लक्ष्य क्या था? मछली को खाना। चूहे का लक्ष्य क्या था? पनीर को खाना। ठीक है। ऐसे ही मार्ग में कोई ना कोई बाधा अवश्य होती है। जो मार्ग है जब सीखता है तो उस मार्ग में क्या होती है? कोई ना कोई बाधा होती है, यानी कि उसमें समस्याएं, उसमें व्यवधान आता है। और उल्टे सीधे प्रयास करता है। वो क्या करता है? प्रयास करता है, उल्टे सीधे प्रयास करता है, प्रयत्न करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। इसके बाद एक प्रयत्न में उसको क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। किसी प्रयत्न में उसको क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। फिर वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही प्रयत्न करता है। फिर क्या करता है? वो अंत में सही प्रयत्न करता है, यानी कि जब उसको सफलता मिलती है, सफलता मिल जाती है, तो लास्ट में वो क्या करने लगता है? फिर सफल प्रयास करने लग जाता है, सही प्रयत्न करने लग जाता है और गलत प्रयत्न को त्याग देता है और यही प्रयत्न को वो स्थिर कर लेता है और अधिगम का कार्य उसका हो जाता है, यानी कि वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयास एवं त्रुटि के क्या हैं? चरण हैं। यानी कि किसी भी कार्य के लिए क्या होनी चाहिए? कोई अभिप्रेरक होना चाहिए, उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मछली को प्राप्त करना, अभिप्रेरक क्या था उनका? वो प्रेरक था, फिर उसका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित था कि वह मछली का टुकड़ा खाना है। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, उसने उछल कूद खूब की, चूहे ने भी और बिल्ली ने भी, लेकिन फिर वो प्रयास करता है, उल्टे सीधे प्रयास उसको करने पड़ते हैं। उसके बाद उसको किसी एक प्रयास में सफलता मिल जाती है और फिर वो जो सही प्रयत्न करता है और गलत प्रयत्न को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अधिगम की जो क्रिया है वो संपूर्ण हो जाती है। तो साथियों, ये प्रयास एवं त्रुटि जो सिद्धांत है उसके क्या है? चरण या सोपान कहलाते हैं। साथियों, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने सीखने के 3 नियम बताए। सीखने के उन्होंने कितने नियम बताए? 3 नियम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 नियम बताए। देखिए, 3 नियम। नंबर 1, एक नियम था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। हम बात कर लेते हैं तत्परता के नियम की। तो देखिए, तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार होता है, तभी वह उस कार्य को सीख सकता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है ना, तो उसे उस कार्य के संपन्न होने पर आनंद की प्राप्ति होती है। जब आनंद इच्छा से सीखता है ना, तो उस आदमी को आनंद की प्राप्ति होती है और वो कार्य को जल्दी भी सीख लेता है। यानी तत्परता का नियम क्या है कि कोई भी आदमी किसी कार्य को जब भी सीख पाता है जब वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो, और जब मानसिक रूप से यानी इच्छा से अपने से काम करता है और जब वो काम में सफलता मिल जाती है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है और वो कार्य को जल्दी भी सीख लेता है। इसके विपरीत यदि जबरदस्ती से हम कोई कार्य कराएं, जबरदस्ती से किसी कार्य को सिखाया जाए, तो उस कार्य में वो रुचि नहीं लेता और वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा, चाहे वह उस कार्य को सिखाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे। तो नया कौशल या जो ज्ञान प्रदान करने से पहले हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आयु का ध्यान रखना चाहिए और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। इन सब का ध्यान रखना अपन को चाहिए और सबसे बड़ी है उसकी रुचि, उसका ध्यान अपन को रखना चाहिए कि जो व्यक्ति है जिसको हम सिखाना चाहते हैं, जिस बालक को हम सिखाना चाहते हैं,
वो मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये तत्परता का नियम होता है। अब साथियों हम दूसरे नियम की बात करते हैं थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। 3 नियमों में पहला तत्परता का नियम, दूसरा जो नियम है वो है अभ्यास का नियम। दूसरा किसका नियम है? अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम ये कहता है कि भाई जब किसी कार्य या क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, किसी कार्य या क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वो उसे जल्दी याद हो जाता है, और अगर हम दोहराएंगे नहीं तो उस स्थिति में उसे वो भूल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब हम यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस कार्य को, सीखे हुए ज्ञान को भूल जाएंगे। जैसे यदि हम पहाड़ों को बार बार न दोहराएं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहते, तो इसलिए दोहराना आवश्यक है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों अभ्यास जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। अभ्यास का जो नियम है ना वो 2 प्रकार का है। क्या है? एक तो उपयोग का नियम, उपयोग का नियम, और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। साथियों जो उपयोग का नियम है वो ये कहता है कि जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाए या किया जाए या फिर उसका उपयोग किया जाता है तो उसे उपयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई खिलाड़ी है, अब वो खेल का बार बार अभ्यास करके सीखता है। यदि इनका अभ्यास करना छोड़ दे तो वह कुछ समय बाद उन्हें भूल जाता है। अर्थात जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति व अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग वश ही दृढ़ हो जाती हैं। तो ये उपयोग का नियम, यानी कि जितना उपयोग करेंगे उतना ज्ञान स्थायी होगा। एक अनुप्रयोग का नियम दूसरा देखिए। अनुप्रयोग का नियम क्या कहता है? अनुप्रयोग का नियम ये कहता है कि भाई जब सीखे गए कार्य को बार बार दोहराया नहीं जाए या उसका अभ्यास नहीं किया जाए तो व्यक्ति उसको क्या हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो गणित का नित्य अभ्यास नहीं करें हम तो उसको भूल जाएंगे, तो कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति नहीं होगी तो संयोग से उसका जो अधिगम है वो धीमा पड़ जाता है। तो साथियों ये है अभ्यास का नियम, सीखने का दूसरा नियम थॉर्नडाइक के अनुसार। अब हम बात करते हैं सीखने के तीसरे नियम की। देखिए सीखने का जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या है? देखिए, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, इसे परिणाम या परिणाम का नियम भी कहते हैं और संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। यानी ये जो नियम है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, साथ ही इसको हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष असंतोष का नियम भी इसी को कहा जाता है। यानी कि इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुखद अनुभव मिलता है, व्यक्ति को क्या मिलता है? सुखद अनुभव या सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उससे उसको बहुत संतोष मिलता है। उससे उसको क्या मिलता है? संतोष मिलता है, और व्यक्ति उसी कार्य को क्या करता है? बार बार करता है। तो इसके लिए पुरस्कार और प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए। प्रभाव का नियम में अपन को क्या करना चाहिए? बालक के लिए पुरस्कार और प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए, इससे उसका मनोबल बढ़ता है। और इसके विपरीत यदि हम जब व्यक्ति किसी काम को बिना इच्छा के जबरदस्ती से करता है तो फिर उससे दुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है थॉर्नडाइक का सीखने का तीसरा नियम, जिसे कहते हैं हम प्रभाव का नियम। साथियों ये थॉर्नडाइक का तीसरा नियम, प्रभाव का नियम हमने पढ़ा। तो साथियों इस प्रकार से ये थॉर्नडाइक महोदय ने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियम सीखने के बताए। एक था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा जो था वो प्रभाव का नियम। इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिद्धांत के महत्व क्या है, यानी कि जो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी कि इस सिद्धांत का महत्व।
देखिए इस सिद्धांत के महत्व तो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये सिद्धांत जो है करके सीखने पर बल देता है, और विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करता तब तक वह सीख नहीं सकता, इसलिए बार बार क्रिया कराकर उसे सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो ये जो सिद्धांत है ये करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, करके सीखने पर बल, यानी कि विद्यार्थियों को चाहिए कि वे किसी भी कार्य को करके सीखें। एक इसका महत्व है कि निरंतर प्रयास पर बल दिया जाता है। निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास पर क्या देता है सिद्धांत? बल देता है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। और ये सिद्धांत में न केवल उच्च बुद्धि स्तर वाले बल्कि निम्न बुद्धि वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको भी सिखाने पर इसमें बल दिया जाता है। यानी कि चाहे उच्च बुद्धि का विद्यार्थी हो चाहे निम्न बुद्धि का विद्यार्थी हो, इन दोनों को ही इसके अनुसार सिखाया जा सकता है। एक इस सिद्धांतों में निरंतर प्रयास करते रहने से जो बुद्धि निम्न बुद्धि स्तर वाले बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं ना, वो भी अच्छा प्रदर्शन करने लग जाते हैं और किसी पाठ को बार बार प्रयास और त्रुटि करने से जल्दी सीख जाते हैं। एक ये जो सिद्धांत है निरंतर अभ्यास पर, हमने कह दिया निरंतर अभ्यास निरंतर प्रयास है, इस पर ये क्या है? आधारित है। इस सिद्धांत द्वारा बालक जो पहले गलती करते हैं ना, उन गलतियों से होने वाले अनुभवों का लाभ उठाकर वो सीखता है और भविष्य में उन गलतियों को दोहराता नहीं है। यानी कि भविष्य में क्या होता है, वो गलतियों से बच जाता है। जो बालक है भविष्य में गलतियों से बच जाता है, भविष्य में वो गलती नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत प्रेरणा पर भी बहुत अधिक बल देता है। किस पर बल देता है? प्रेरणा पर बल देता है। इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग किया जाता है, जटिल समस्याओं को हल करने में अपन को सुविधा मिलती है। और ये जो सिद्धांत है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और ध्यान में रख करके ही इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी को कोई कार्य सिखाते समय अध्यापक को उसे निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए जब तक कि वह उस कार्य में सफलता प्राप्त न कर ले। तो इस प्रकार से ये जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आपको हमने विस्तार से इसके बारे में चर्चा आपके सामने की। आपको अवश्य समझ आया होगा साथियों। अगर नए विद्यार्थियों को पहली बार में समझ नहीं आता है तो वो इस वीडियो को रिप्ले करके भी देखें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की जो भाषा है वो थोड़ी कठिन होती है, जिसके कारण समझ आने में थोड़ा समय लगता है। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे स्किनर का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो साथियों जय हिंद जय भारत।